हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लासिकल अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले आइडियलिस्ट अप्रोच की, देन रियलिज्म की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे न्यू रियलिज्म अप्रोच, और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। जो हमारा रियलिज्म है, रियलिज्म में क्या था कि हर एक नेशन पावर, स्ट्रगल, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो हम देखते थे हर टाइम जो नेशंस हैं वो अपने नेशनल पावर को मेंटेन करना चाहते थे, इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोरालिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। कहते जब हम अपनी नेशनल पॉलिसीज बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज में, नेशनल इंटरेस्ट में मोरालिटी की, मोरल वैल्यूज की, इडियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि रियलिज्म में एक ह्यूमन के पैसिमिस्टिक व्यू को देखा गया है। लेकिन इसको 1980s में हम नई टर्म्स लेकर आते हैं जिसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं। जो न्यू रियलिज्म है इसका जन्म कैसे होता है, जे कैंथ वॉल्स हैं जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया, डेवलप किया। उनकी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1979 में पब्लिश हुई थी, इन्होंने रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया और आइडियलिज्म एंड रियलिज्म इन दोनों को मिक्स कर एक न्यू व्यू पॉइंट दिया जिसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं। जी 1980s का ऐसा टाइम पीरियड था जब कोल्ड वॉर हो रही थी, क्योंकि 1945 से लेकर 1990s तक कोल्ड वॉर का पीरियड था। तो जो पूरा वर्ल्ड है टू ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, एक था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। तो हम देखते हैं उस टाइम पीरियड में इन्होंने कैसे डिफाइन किया इंटरनेशनल रिलेशन को। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, हर एक नेशन अपने पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो गाइड है नेशनल इंटरेस्ट ने, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने पावर को मेंटेन करना चाहते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है पावर, वो सेंट्रल आइडिया तो है, लेकिन जे स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। सो न्यू रियलिस्ट पावर को सेंट्रल स्टडी मानते हैं, लेकिन जे इस चीज को डिनाई करते हैं जो हमारी पावर है, स्ट्रगल फॉर पावर है, इसके प्रिंसिपल गाइड कौन है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। जे कहते हैं जो जो हमारी पावर है इसको मेंटेन करना है। हम इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, पावर को गाइड करने वाले और भी फैक्टर्स होते हैं। हमारा खुद का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो पावर को अटेन करने की बात कर रहा है। इसीलिए जे इंटरेस्ट को प्रमोट ना कर जे किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो स्ट्रक्चर की विद इन ही क्रिएट होते हैं। तो जो जी न्यू रियलिज्म है एक तरह से बिहेवियरिस्ट अप्रोच है जो बिहेवियरिज्म को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जी मानते हैं जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें नहीं होती, इसके ह्यूमन बिहेवियर के अदर एस्पेक्ट्स, अदर टर्म्स, अदर फैक्टर्स वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो न्यू रियलिज्म है इसके की एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। जो हम इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जी कहते हैं कि यस, स्टेट इज अ की एक्टर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक नेशन, एक स्टेट की ऑटोनॉमी होती है, वो सॉवरेन स्टेट होती है, उसके लिए वो मेन फैक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करने के लिए। तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है? जी कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की इंक्रीज होती है। अनार्की का मीनिंग ये नहीं है कि स्टेट लेस कंट्री, जैसे हम कहते हैं अनार्की, अनार्की मीन्स कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की की बात करते हैं, हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। बहुत सारी नेशन स्टेट्स हैं, वो गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिश है, वो तो वर्क कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड को गवर्न करने वाली कोई भी पावर नहीं है। तो हम उसको कहते हैं अनार्की, कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की रहती है, एंड डोमेस्टिक लेवल पर हायरार्की।
क्योंकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें क्या है, हायरार्की तो चल रही है, एक किंग का रूल चल रहा है। जब फिर हम कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स है एक फैमिली के अंडर है, वही पॉलिटिक्स में विनर होते हैं, वही सबसे मेन पोजीशन पर आते हैं। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कौन है, अनार्की एंड हायरार्की। तो इंटरनेशनल की बात करें, अनार्की इज अवर मेन फैक्टर। एंड नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स और स्टेट्स। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट्स हैं जिनको हम यूनिट्स भी कह रहे हैं, ये डिफरेंट हैं। कैसे कहते हैं, अगर हम फंक्शनली बात करें, फंक्शनली ऑल आर सेम, क्योंकि इनके फंक्शंस क्या हैं, अपनी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करनी, प्रोडक्शन करनी, ये सभी फंक्शन सभी स्टेट्स के ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। इनकी पावर, इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसीलिए थर्ड पॉइंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कैपेबिलिटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जो नेशन की कैपेबिलिटीज हैं, रियलिज्म में हमने क्या किया था, एक मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखा था, पावर को देखा था। कहते अकेले पावर से हम कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम कैपेबिलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक नेशन की, एक स्टेट की कैपेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, उसके मिलिट्री सोर्स से, उसकी डेमोग्राफिक से, उसकी पॉपुलेशन से। अगर पॉपुलेशन बहुत क्वालिटी वाइज होगी, माइंड शार्प होगा, ह्यूमन कैपिटल होगी, तो वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकती है। इसीलिए डेमोग्राफिक पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी टेक्नोलॉजी, वो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, उस इकोनॉमी की रिसोर्सेज क्या है, तो ये सभी मिलकर एक नेशन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सिर्फ हम मिलिट्री पावर की बात नहीं करें, हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, डेमोग्राफिक की बातें भी साथ में इंक्लूड करेंगे। तो न्यू रिलीजन क्या है, एक रियलिटी टच देता है कि जो एक नेशन की कैपेबिलिटी है वो सभी का मिक्सचर होती है। देन ये कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा क्योंकि हर एक नेशन चाहते हैं मेरी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज हो। अब कोल्ड वॉर का पीरियड था, कोल्ड वॉर में क्या था, जो दो ब्लॉक्स थे, दोनों ब्लॉकों में क्या था, पूरे वर्ल्ड डिवाइड थे। तो वो क्या कर रहे थे, आपस में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन डर की सिचुएशन बनी हुई थी कि आपस में कहीं वॉर ना स्टार्ट हो जाए। वो क्या कर रहे थे, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो सिक्योरिटी डिलेमा, जिसमें हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कैसे करनी है, इन एब्सोल्यूट टर्म एंड आल्सो इन द रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट मींस हम इंडिया, हमारे पास कितनी मिलिट्री है, हमारे पास कितने आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है कितने हैं, जी हमारी एब्सोल्यूट होगी। लेकिन अगर चाइना अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करेगा, अगर वो बहुत ज्यादा राइफल आर्मामेंट प्रोड्यूस करे, परचेज करे, क्या इंडिया को इससे खतरा नहीं है, वी विल बी कम इन द डेंजर। सो हम क्या चाहते हैं, हम भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे। हमने तो भी राइफल तभी परचेज की। ये क्या था, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री के पास कितनी मिलिट्री पावर है, हम भी अपनी पावर को उससे ज्यादा क्या करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। ये क्या होगी, रिलेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारे पास जितनी पावर है, अगर हमारे सामने वाले पास ज्यादा पावर होगी तो हम वीक हो जाएंगे। अगर हम शो करें हमारे पास उससे भी ज्यादा पावर है तो वो भी डरेगा, वो भी हमसे लड़ाई नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को स्ट्रेंथन दिखानी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं वॉर ना हो, इसके लिए आपको चुप नहीं बैठना, अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, ताकि अदर नेशंस भी आपसे डरें, वो भी आप पर अटैक ना करें। इसीलिए रिलेटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए न्यू रिलीजन में एब्सोल्यूट पावर एंड रिलेटिव पावर, हम इन दोनों पावर्स की बात करते हैं। तो न्यू रिलीजन में 2 सेक्ट्स हैं, कौन सी, एक डिफेंसिव एंड एक ऑफेंसिव। जो डिफेंसिव है, डिफेंसिव न्यू रिलीजन में क्या है, इसमें कहते हैं हम अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। जिसको डेवलप किसने किया था, इसके मेन सपोर्टर हैं केंथ वॉल, जैक लेवी सैंडर। जे इनको सपोर्ट करते हैं, जे कहते हैं कि एक कंट्री को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी चाहिए।
हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए 1980s में 2000s में कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन था, सबसे बड़ी जीडीपी, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना भूल गया। उन्होंने कहा हम पर कोई अटैक नहीं करेगी, लेकिन 26/11 जे अटैक क्या था, टेररिस्ट अटैक था, तो सिक्योरिटी को वो भूल गई। इसीलिए वो कहते हैं पहले अपनी कंट्री को सिक्योर करना चाहिए, सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहिए। उसके बाद आता है ऑफेंसिव न्यूरलिज्म। ऑफेंसिव में क्या होता है, पहले आप अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कर लो, फिर अपनी पावर मैक्सिमाइज कर लो। पहले सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका दबदबा अदर नेशन पर भी इंक्रीज हो, जिसको जॉन जोसेफ मेरशैमर ने डिवेल्प किया था। वो भी क्या कहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के बाद पावर मैक्सिमाइज करते हैं, जे रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ स्टेटस क्यू, जिसमें हम कहते हैं कि हर एक नेशन अपनी हेजमोनी को, अपनी डोमिनेंस को सबसे इंपॉर्टेंस देता है। जैसे हम चाइना की बात कर ले, चाइना ने क्या किया, पहले अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज की, उसके बाद क्या कर रहा है, अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसने पूरी एशिया पर किस तरह सिल्क बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स लिए हैं, कैसे दूसरी नेशंस पे अपने एयरपोर्ट मिलिट्री बेस बना रहा है, जे पावर स्ट्रेंथन की तो रूल है, तो चाइना क्या कर रहा है, पावर स्ट्रेंथन कर रहा है। तो जे क्या होगी इसके बेसिक टर्म्स। नाउ जो न्यूरलिज्म है, इनकी टू बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जे क्या है, अनार्कियल है। जैसे हमने जहां कहा था ना अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम, जे कह रहे हैं कि यस इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की है, जहां पर कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, स्टेट ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर एक स्टेट है, हर एक नेशन है, वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए आपस में लड़ते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपको आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन है, दैट इज आल्सो वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन वो भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो लॉस हैं हम पर टोटली बाइंडिंग नहीं होते हैं। उनको मानना चाहे ना मानना एक नेशन की अपनी मर्जी होती है। तो उसके अलावा भी आज के टाइम में इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जिस वजह से हम उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन उनके पास कोई सॉवरेनिटी नहीं है कि उनके लॉस, उनकी बातें हम मानेंगे ही मानेंगे। इसीलिए वी सेड अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम एट द वर्ल्ड लेवल। एंड नंबर 2, सिक्योरिटी कंपटीशन। हर जगह क्या है, सिक्योरिटी कंपटीशन। हर एक नेशन अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसीलिए तो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो भी हर एक स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे चाइना के साथ कितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, जी कन्फ्लिक्ट्स के लिए, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, सेल्फ हेल्प सिस्टम। हमको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी पावर को आपको ही मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, अपनी कन्फ्लिक्ट को आपको खुद खत्म करना है। इसके लिए आप चाहे अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करो, अपनी पावर इंक्रीज करो, इसके लिए कोई और सिस्टम नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो जे सेल्फ हेल्प सिस्टम की बात करते हैं। तो इस न्यूरलिज्म की मेन फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन इज स्टेट्स बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। जो स्टेट का बिहेवियर है वो किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अनार्की। मेरी डिसीजन, मेरी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, जो मेरा विद इन स्ट्रक्चर है, चाहे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, वो गवर्न करेगा जो मुझे सही लगेगा। तो अनार्की एक सबसे बड़ी गाइडिंग प्रिंसिपल होती है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। एंड नंबर 2, स्टेट्स आर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड। हर एक स्टेट क्या है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए वो अपनी रिलेटिव पावर को इनहेंस करना चाहते हैं। आज के टाइम में सभी कंट्रीज रिलेटिव पावर को इंक्रीज कर रही है। रिलेटिव पावर तभी इंक्रीज होगी, पहले एब्सोल्यूट पावर इंक्रीज होगी। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर को भी इंक्रीज करना, जिस सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसके लिए सेल्फ हेल्प सिस्टम को अप्रोच को माना गया है। एंड थर्ड, distrust and fear among the states create security dilemma.
जो हम सिक्योरिटी डिलेमा की बात करते हैं, हम जिसमें कहते हैं अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए हम सिक्योरिटी मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर। हमको डर है कि कहीं फॉरेन कंट्री हम पर अटैक ना कर दे। अगर हमारा नेबर है, रिलेटिव है, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की बात करेंगे? तो इंडिविजुअल लेवल पर तो भी चाहिए, हमारा डर ही हमें ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात करता है। हम अपने घर को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको दूसरों से खतरा है, इसीलिए हम अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? हमारा डर, हमारा डिस्ट्रस्ट, इट इज द मेन फैक्टर फॉर द सिक्योरिटी डिलेमा। नेक्स्ट, स्टेट्स डॉट स्ट्रेटजी टू इनहेंस देयर गेन्स, मींस मेरे पावर है, मेरी प्रॉफिट्स है, मेरे गेन्स है, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज हो, एंड लेसन देयर लॉसेस, उनके लॉसेस हैं वो कब हो, तो मैक्सिमाइज देयर पावर, मैक्सिमाइज देयर गेन एंड मिनिमाइज देयर रिस्क, देयर लॉसेस। एंड फिफ्थ, रोल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना, ठीक है, इस चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, हम चाहते हैं हम सिक्योर रहें और सर्वाइव भी कर सके। दैट कंपेल्स स्टेट टू एक्वायर मोर पावर एंड टू मेंटेन बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर। हम बैलेंस ऑफ पावर जो हम आगे करेंगे फुल टॉपिक, बैलेंस ऑफ पावर में अगर आपके पास पावर है तो मेरे पास भी पावर है। इट मीन्स क्या है? मान लो कि अगर मेरे घर पे कोई मान लो चोर आ, मेरे चोर आया, उसके पास गन थी एंड मैंने देखा कि वो मेरे घर पर चोरी कर रहा है, मेरे पास उस टाइम कोई भी आर्मामेंट नहीं था, मैं डर जाऊंगी एंड छुप जाऊंगी और मैं क्या कहूंगी कि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। अगर उसके पास गन ना हो, मेरे पास गन हो, तो क्या वो मेरे घर में आ सकता है? नहीं। तो मैं अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, बैलेंस ऑफ पावर, कि दूसरा पर्सन मेरे पे अटैक ना करे, मुझे भी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है, बैलेंस करना है। तो सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल यही कंपेल करती हैं कि हर एक स्टेट अपनी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करे। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इनके लिए जो हमारे कैंथ वॉल्स हैं, इन्होंने 3 पोलर्स की बात की है, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। कहते हैं यूनिपोलर, जी यूनिपोलर है पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा डेंजरस है। यूनिपोलर मींस सारा वर्ल्ड एक के पावर के अंडर वर्क कर रहा है। जब हम बाइपोलर कहते हैं, जैसे कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर में क्या था? एक यूएसआर था, एक यूएसए था, तो बाइपोलर हो गया। ये सबसे अच्छा मैकेनिज्म है, ही प्रेफर्स टू बाइपोलर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। जी मल्टी पावर पोलर है, इनको भी प्रेफर नहीं करते, ना यूनिपोलर को ना मल्टीपोलर को। जी कहते हैं जो मल्टीपोलर है इसमें क्या है? जो अनस्टेबल होता है, इसमें लॉयल्टीज एंड अलायंस क्या होती है? फिक्स नहीं होती। अगर 5-6 पोलर्स हो, पावर्स हो, क्या हमारी लॉयल्टी फिक्स हो पाएंगी? नहीं हो पाती। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए दे प्रेफर द बाइपोलर्स। तो ये था हमारा न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसमें हम देखते हैं पूरा वर्ल्ड पावर को अटेन तो करना चाहता है, लेकिन पावर अटेन कैसे कर रहा है? उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कर रहा है। अपने बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें कैंथ वॉल्स क्या करते हैं? जो रियलिज्म के क्रिटिसिज्म थे, जो गलतियां थी, उसको दूर करके एक फर्दर स्टेप आगे लेकर आते हैं। विद दिस हमारा न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म, जिसको हम कंटेम्प्रेरी रियलिज्म भी कहते हैं, जी कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।